नेटवर्क का इशू है मेरी तरफ से। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है और स्क्रीन भी प्रॉपर शो नहीं हो रही। स्क्रीन नहीं विजिबल है क्या? मैम विजिबल है। मैम विजिबल है। हाँ, एक बार अपने कनेक्शन देख। देखो, हमने ये 3-4 केस डिस्कस किए पार्टिकल के। जब लास्ट में था फोर्थ केस, जिसमें हम किसी भी पार्टिकल को एंगल थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते थे, है ना, किसी भी एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया है। तो हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट निकाला था कि हमें कौन कौन सी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, एक नई चीज की अपना पिच निकाल सकते हैं। कोई बताएगा पिच क्या था? पिच बता सकता है कोई स्टूडेंट की पिच क्या था? आज क्लास में पढ़ा था ना हमने, पिच क्या था? जो हेलिक्स के सर्कल्स थे उनके बीच का डिस्टेंस पिच। नहीं, कि अगर कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट कर रहा है तुम्हारा एक टाइम पीरियड में, उस एक टाइम पीरियड के बीच में तुम्हारा जो पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है ना। एक टाइम पीरियड जैसे ही सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, वो पार्टिकल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको बोला है पिच। देखो, यहाँ पर एक केस बनता है, स्पेशल केसेस है। क्या केस है ध्यान से सुनना, मैं लेजर पॉइंट से समझाऊंगी। यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर ये लाइन दिख रही है और एक तुम्हें ये लाइन दिख रही है, राइट। इन दोनों लाइंस के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इन दोनों के लेफ्ट और राइट में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब सपोज करो यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा v वेलोसिटी से, ठीक है। एंटर किया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी केस सेकंड है। अब एक बात बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या करेगी? सर्कुलर घुमाना चाहेगी। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड ने उसको सर्कुलर घुमाया, फोर्स देखो इस चार्ज पार्टिकल पे कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। आप वेलोसिटी की तरफ अपनी फिंगर्स रखेंगे सब जने, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपनी पाम को रखोगे, तो तुम्हारी जो थंब है ये अपर डायरेक्शन में आएगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर देखो आपका फोर्स ऊपर आ रहा है क्या सबका? यस ऐसे, मैम। हाँ, वेरी गुड। तो फोर्स ऊपर आएगा, तो फोर्स ऊपर आ गया तो मैंने क्या बोला, उसी फोर्स की डायरेक्शन में जाके आगे जाके सेंटर बना दो। इसका मतलब तुम्हारा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर सर्कुलर मोशन करेगा। अब देखो ये सर्कुलर मोशन करता 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 यहाँ रुक गया, यहाँ पर पार्टिकल रुकेगा। अब देखो जैसे ही पार्टिकल बेटा यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यहाँ तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, एब्सेंट है ना। देखो ये जो लाइन है इस बीच के, इसमें ही मैग्नेटिक फील्ड है, ना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ना यहाँ पे, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, ना यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है, समझे। और देखो चार्ज पार्टिकल यहाँ से एज इट इज निकल जाएगा। फिर भाई चार्ज पार्टिकल यहाँ आया, चार्ज पार्टिकल बाहर निकल गया, इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जैसे आया था, जिस वेलोसिटी से आया था, उसी वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा, है ना, बाहर। क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज मैग्नीट्यूड में तो चेंज कर ही नहीं सकती आपकी मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकती। तो जिस वेलोसिटी से आया, जैसे आया वैसे ही बाहर चला गया। तो यहाँ पर देखो पहला यहाँ पर केस बनते हैं कि मान लो वो चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पर एंटर करेगा, उसका जो सर्कल है रेडियस बनाएगा, वो रेडियस इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में यानी डी डिस्टेंस से रेडियस स्मॉल है ना, या बराबर है, समझ रहे हो बात? या डिस्टेंस आर से बड़ी है या डिस्टेंस आर के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, इन केसेस में क्या होगा,
अगर मैं बोलूं कि बेटा चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो आप कहोगे मैम वेलोसिटी होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल देखो कितनी है, v फाइनल v वेलोसिटी है, डायरेक्शन किस में होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो मैंने v फाइनल लिखा नेगेटिव v। v इनिशियल देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो यहाँ पर माइनस साइन के लिए v फाइनल माइनस v इनिशियल करते हैं तो माइनस v। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आया देखो -2v, राइट, -2v। ऐसे ही मोमेंटम निकाल लोगे, मोमेंटम v फाइनल माइनस v इनिशियल, मोमेंटम भी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, तो मोमेंटम भी कितना आया -2। हाँ, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम स्पेंड करा है इसने, राइट। तो हाउ मच टाइम कैलकुलेट करिए। कैसे करोगे, आपको पता है कि जब वो पार्टिकल कंप्लीट सर्कल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसका कितना समय आता है। भाई अगर आपका चार्ज पार्टिकल कंप्लीट सर्कल बनाएगा तो कितना टाइम पीरियड लेगा वो, टी टाइम, कंप्लीट टाइम, टी टाइम। लेकिन अभी इसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंप्लीट सर्कल नहीं बनाया, कंप्लीट सर्कल नहीं बनाया, आधा सर्कल बनाया है, तो आप टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, आधा, कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, T/2। ठीक है, हाफ हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 360 डिग्री में टाइम पीरियड है कंप्लीट t, है ना, जब वो 360 डिग्री यानी पूरा घूमेगा तो t टाइम लगाएगा। तो अगर कोई भी आपको टाइम निकालना है, मान लो 1 डिग्री में कितना टाइम लगाया, t/360। मान लो अगर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल 1 डिग्री घूमा तो इतना। अब आपके पास पर्टिकुलर एंगल है, जैसे ये वाला 90 है और ये 90 है, तो चार्ज पार्टिकल कितना घूमा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय तुमने 180 किया तो देखो टी डैश कितना आ गया भाई, t/2 आ गया। तो इसका मतलब आपके पास अगर एंगल ऑफ आपके पास एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट है कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो कि कितना टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड में रहा है, करेक्ट। यस। वेरी गुड। डी इक्वल्स टू आर के लिए भी वैलिड है। डी इक्वल्स टू आर का क्या मतलब है कि चार्ज पार्टिकल कैसा करेगा, यहाँ देखो चार्ज पार्टिकल की मतलब जो रेडियस है ना बेटा, वो रेडियस बिल्कुल उस रीजन से टच होते हुए जा रही है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जस्ट टच होके जा रही है, ना तो बाहर निकल रहा है चार्ज पार्टिकल ना एंटर कर रहा है, मतलब रेडियस की बात हो रही है ना। जो रेडियस है वो किसके बराबर हो गई अब, डी के बराबर। डी पता है डी क्या है, डी वो है जहां पर तुम्हारे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, क्लियर। यस मैम। डी समझ में आया, डी क्या है, डी वो रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, राइट। जैसे यहाँ पर मैंने ये लाइंस बनाई हुई है 1 2, पहले वाले केस में डिस्टेंस को बड़ा कर दिया था, रेडियस छोटी थी। सेकंड केस में डी को किसके बराबर कर दिया, आर के बराबर, डी को आर के बराबर कर दिया, मतलब रेडियस जस्ट बराबर है तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के। तो उसमें भी यही केस रहेगा सेम कि मैग्नेट जैसी वेलोसिटी आई वैसे ही वेलोसिटी का पार्टिकल बाहर चला जाएगा। सबसे स्पेशल केस बनता है ये। अब की बार रेडियस देखो डी से बड़ी हो गई, समझ गए, रेडियस किससे बड़ी हो गई, आर किससे बड़ा है, डी से। मतलब क्या है, अब समझ में आया इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, हम वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा। हाँ वेरी गुड, कि पार्टिकल देखो तुमने यहाँ पर एंटर कराया v वेलोसिटी से, सर्कुलर मोशन में जाएगा, लेकिन सर्कुलर मोशन का अब जो रेडियस आएगा वो तो भाई इस d से बड़ा आएगा, राइट, इस d से रेडियस बड़ी है, मतलब पार्टिकल बाहर निकलेगा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, और जैसे ही पार्टिकल बाहर निकलेगा वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, जीरो है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो चार्ज पार्टिकल ने इतना सर्कल कंप्लीट किया और ऐसे करके वेलोसिटी से बाहर आ गया। अब सवाल ये आता है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना है, फाइंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, है ना, फाइंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये पूछेंगे। तो कैसे निकालेंगे फाइंड एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, है ना, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन निकालना है। मतलब कि देखो चार्ज पार्टिकल यहाँ एंगल, अब चार्ज पार्टिकल रोटेट कितना किया, डिस्प्लेस कितना किया, मान लो ये एंगल थीटा है भाई, ये सेंटर है, देखो चार्ज पार्टिकल ने एंटर यहाँ पे किया, ये इसकी वेलोसिटी है, फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, तो आगे जाके हम क्या करते हैं सेंटर बना देते हैं, यानी ये सेंटर हो गया।
चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में गया, तो सर्कुलर मोशन में गया तो देखो मैंने सेंटर से अब इस पार्टिकल को यहाँ पर टच कराऊंगी तो ये क्या होता है, लाइन, रेडियस होती है। भाई सेंटर से सर्कुलर किसी भी पाथ पर अगर मैं एक रेडियस ड्रॉ करती हूँ तो वो क्या होती है, रेडियस, हाँ या ना। यस मैम। ये तुम्हारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर है, मैं इस सेंटर पे यहाँ पर सर्कुलर पाथ पे कोई भी लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये लाइन क्या है, रेडियस ही तो है ना। ये लाइन क्या है, देखो यहाँ पे रेडियस ही तो है। अब ये समझो कि ये पार्टिकल जो है बस इतना मूव किया, इतना मूव किया और उसके बाद ये पार्टिकल बाहर चला गया, है ना। यहाँ से ये पार्टिकल बाहर चला गया। अब बाहर चला गया तो अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जब डिफ्लेक्ट हुआ है इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये थीटा निकालो आप। तो देखो भाई ये अगर ये एंगल थीटा है यानी ये जितना एंगल है उतने ही एंगल से तुम्हारा पार्टिकल बाहर जाएगा, ये समझो थीटा से। कैसे, देखो थोड़ा सा यहाँ पे ज्योमेट्री आएगी। मान लो ये पार्टिकल थीटा घूमा सर्कल में, थीटा एंगल इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये वाली लाइन तो 90 डिग्री बनेगी अपनी, ठीक है। ये एंगल कितना बना भाई, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। यस, देखो मैंने ये इसको हॉरिजॉन्टली कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बनेगा, थीटा। भाई 90 डिग्री का एंगल है ना, ये देखो ये पूरा 90 बनेगा परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल। अगर एक 90 माइनस थीटा है तो ये कितना बनेगा, थीटा। भाई अगर ये थीटा है एंगल तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा तो ये एंगल थीटा। तो तुम्हें ये याद भी रखना है, याद भी रख सकते हो कि अगर ये एंगल थीटा जो रोटेट किया है पार्टिकल, जितना उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है उतना ही यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल का डिफ्लेक्शन होगा एंगल थीटा से। दिस थीटा एंड दिस थीटा आर द सेम, ये याद रखना है, ठीक है। ये दोनों थीटा की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब आप कोई भी थीटा निकाल दो आपका आ जाएगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो एक बात देखो बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगी, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन खींची है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के बराबर होगी ना, जो डी माना है हमने। जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन कंप्लीट खींची और ये डी के बराबर है। अब देखो रेडियस, रेडियस के दो कंपोनेंट करो, आर कॉस थीटा यहाँ आएगा और आर साइन थीटा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से क्या करना है, साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये डी परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, आर, ठीक है, डी बाई आर। तो ये एंगल थीटा निकाल लिया, तो साइन इनवर्स ऑफ डी बाई आर। ये आप याद भी रख सकते हो, ये स्पेशल केस है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला याद भी रखो, साइन थीटा डी बाई आर है। आर क्या है, रेडियस है उस सर्कुलर मोशन की जो पार्टिकल घूमेगा, और डी क्या है भाई, डी क्या है, जिस फील्ड में, जिस डिस्टेंस पर आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। समझ गए, ये दूरी है ना एक यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको डी डिस्टेंस नाम दिया है, और इसी के बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अरे हाँ या ना मत बोल दो, ऐसे बैठो एकदम क्लियर नहीं है। हाँ, इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है डी, तो साइन थीटा क्या हो गया, डी बाय आर हो गया। ये याद भी रख सकते हो डायरेक्ट। अब देखो, अब मान लो अब मैं तुमसे पूछूं कि पार्टिकल जो है कितना डिस्टेंस, कितना टाइम रहा मैग्नेटिक फील्ड में, तुम्हें अगर तुम्हारे पास ये थीटा है तो तुम समय नहीं बता सकते कितना समय रहा, बता सकते हो ना कि मैम 360 डिग्री में पूरा टाइम t लगेगा। अब पार्टिकल का थीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो थीटा क्या आ जाएगा, t बाई 360 इंटू थीटा, t बाई 60 इंटू थीटा हो जाएगा ना। यस मैम। यस मैम। तो आप निकाल लो कि कितना समय हुआ, थीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो। मान लो आपको ये भी दे दिया कि इतने से इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और रेडियस, रेडियस आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, रेडियस किसके बराबर होती है, mv अपॉन आर का अपॉन लेंगे, हाँ mv अपॉन यहाँ पे mv अपॉन क्यू। तो रेडियस यहाँ से आ जाएगी, डिस्टेंस ये गिवन ही होगा कि इतने से इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा निकाल लोगे ना आप। हाँ यस मैम, यहाँ पे जो टाइम लिखा है, टाइम है यहाँ पे, ये टाइम 2πm/q भी होगा ना। हाँ बिल्कुल, टोटल टाइम है ना। यस मैम। अगर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल, मान लो तुम्हारे पास यहाँ पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होती, तो तुम्हारा चार्ज पार्टिकल पूरे 3 टाइम रहता है मैग्नेटिक फील्ड में,
अब वो टाइम कितना होता है 2πm/qb। अब उसका कुछ समय ही रहा है, कितना रहा है, जितना वो एंगल उसने डिस्प्लेस किया है थीटा, तो इसलिए कैपिटल टी शुड बी t/m/qb, है ना। मैम इसको ओमेगा के टर्म्स में नहीं निकाल सकते, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है, ओमेगा को करके थीटा थीटा क्या होता है 2π सॉरी नहीं, ओमेगा क्या होगा 2π/t होगा ना। यस मैम। तो ओमेगा अगर 2π/t है तो ओमेगा भी तो निकालना पड़ेगा। ओमेगा कैसे निकालोगे फिर, आर वी से, वेलोसिटी होनी चाहिए v/r से, सॉरी वेलोसिटी भी होनी चाहिए आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यस मैम, क्वेश्चंस में अगर वेलोसिटी गिवन होगा तब ओमेगा वाला यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हो आप। यस, ओमेगा यूज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भाई याद रखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आप ये वाला क्वेश्चन करिए। ना आपको 11th का आता है क्या, 11th में पढ़ा हुआ है आपने। क्या मैम? तन में आया है ना? यस मैम, मैंने 11th का पढ़ा हुआ है। ठीक। समझ में आया सवाल क्या, पार्ट देखो सवाल क्या है। सवाल ये कह रहा है कि यहाँ से आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे, ठीक है। चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ए से लेके बी वाले रीजन में, यानी पी टू आर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। पी से आर में मैग्नेटिक फील्ड है। ये कह रहा है कि बताओ कि जो ये वेलोसिटी v है ये कितनी रखे कि पार्टिकल जो है एंटर कर जाए उस रीजन में जो कि एक्स से ज्यादा है। तो एक्स से ज्यादा वाला तो ये थर्ड रीजन है ना। तो यानी इस रीजन में एंटर कराने जा रहा है, इसका मतलब रेडियस ज्यादा होगी भाई तुम्हारे इस डी से, है ना। रेडियस ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी तो एंटर करेगा ना चार्ज पार्टिकल बाहर ऐसे निकलेगा, तभी तो, तभी ऐसे निकलेगा। तो रेडियस किसके बराबर होता है mv/qb, और ये डिस्टेंस किससे ज्यादा होनी चाहिए इस डी से। देखो डी कितना है, यहाँ से ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है, तो पी आर कितना है भाई, क्या कितना हो b जाएगा, माइनस a। वेरी गुड, b माइनस a हो जाएगा। तो वेलोसिटी देखो किससे ज्यादा आ गई, क्यू बी माइनस a अपॉन f, इससे तो ज्यादा होनी चाहिए, या ये की तुम्हारी क्या है v मिनिमम, करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। b अब आता है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का कब लगाते हैं बेटा, जब तुम्हारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड में एंटर कर जाए। मतलब मान लो चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा हो, दोनों फील्ड लग रहे हैं, तो दोनों फील्ड फोर्स लगाएंगे चार्ज पार्टिकल पे, दोनों फोर्स फील्ड लगाएंगे तो नेट फोर्स कितना रहेगा, उसी को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। नेट नहीं, टोटल फोर्स की बात करते हैं। टोटल फोर्स क्या रहेगा, वो रहेगा लॉरेंज फोर्स। किसके बराबर होता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है क्यू ई, है ना, चार्ज b/m। क्यू ई। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यही क्या बन जाएगा तुम्हारा, लॉरेंज बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसमें भी कुछ दो तीन केस है,
है ना। इसमें भी कुछ दो तीन केसेस हैं। क्या है केसेस, मैं समय बचाने के लिए हम ऑलरेडी पहले ही दूसरी क्लास में पढ़ा दिया था, तो मैंने रफ नहीं कहा, समय बचेगा। देखो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में रखा गया है। बेटा ध्यान से सुन सुन के जवाब देना। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में है। वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। तो एक बात बताओ, क्या होगा इस पार्टिकल पे, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में है। तो देखो मैग्नेटिक इस वेलोसिटी पे कोई फोर्स लगाएगा क्या? नो सर। नो मैम। कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होना चाहिए तभी फोर्स लगा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड तो परे हट गया कि भाई मैं तो कुछ नहीं करने वाला। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा कोई बात नहीं, मैं काम कर लूंगा, मैं फोर्स लगा दूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल भी कैसे फोर्स लगाता है, या तो चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव हुआ तो, अगर नेगेटिव हुआ तो चार्ज पार्टिकल के ऑपोजिट डायरेक्शन में, करेक्ट। अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कैसे फोर्स लगाएगा, इसी डायरेक्शन में, एफ इलेक्ट्रिक, राइट, इसी डायरेक्शन में एफ इलेक्ट्रिक लगाएगा जैसे यहाँ लगा रखा। ठीक है, यहाँ पर एफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया। अब एफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कितना, क्यू ई, और अकेला फोर्स ये लगने की वजह से हम बता सकते हैं यही एम ए है। एक्सीलरेशन आ गई चार्ज पार्टिकल की, क्यू ई बाय एम। मतलब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा कि नहीं करेगा? चार्ज पार्टिकल रहेगी स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो चार्ज पार्टिकल जैसा आया तेज होते होते निकल जाएगा, मतलब स्पीड अपनी क्या कर लेगा, तेज कर लेगा। मतलब जिस वेलोसिटी से आया है उस वेलोसिटी से बाहर जाएगा नहीं, कुछ और वेलोसिटी लेके जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर आपसे पूछते हैं इस केस में कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी चार्ज पार्टिकल जब बाहर निकला, तो आप फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से निकालोगे। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट होगा जितने समय के लिए मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा है ना, समझ गए? हाँ, केस सेकंड देखो। अब की बार वेलोसिटी को कैसे रख दिया भाई, चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड के भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नेटिक के भी और इलेक्ट्रिक के भी परपेंडिकुलर रख दिया। अब क्या होगा, मैग्नेटिक भी फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रिक भी। मैग्नेटिक हाँ, की मैग्नेटिक कैसे घुमाएगा, हाँ मैग्नेटिक सर्कुलर घुमाएगा वी वाई से। अब देखो इनिशियली चार्ज पार्टिकल था, उसके पास यूएक्स तो कोई वेलोसिटी नहीं थी एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, मैं हूं, मैं एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दूंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और एक्सीलरेशन भी किस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायरेक्शन में। यस मैम, है ना। हाँ, तो मतलब अब चार्ज पार्टिकल के बाद, चार्ज पार्टिकल के पास कुछ समय के बाद कौन सी वेलोसिटी और ऐड हो जाएगी, यूएक्स हो जाएगी ना ऐड, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो आप लिख सकते हो कि vx जो होगा वो किसके बराबर होगा, at, v इक्वल्स टू यू प्लस at। इनिशियली वेलोसिटी 0 थी तो सिर्फ कितना आया, qe बाय m इनटू टाइम। मतलब कि एक बात देखो, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेटेड मोशन के बढ़ेगी तो वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी। तो देखो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा आएगा। अब देखो पार्टिकल के पास एक्स में भी वेलोसिटी है, वाई में भी, और जब दोनों वेलोसिटी होती है तो हेलिकल पाथ आता है। यस मैम। अब हेलिकल पाथ तो है, अब हेलिकल पाथ में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या कर रही है, समय के साथ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो पार्टिकल की जो पिच है बेटा, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल, क्या पार्टिकल मान लो पहले जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा था, क्या बाद में वही कैपिटल टी टाइम में कुछ और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, चेंज हो गई और ज्यादा हो गई। तो ज्यादा हो जाएगी मतलब कम समय में ज्यादा टाइम, ज्यादा वो कवर कर पाएगा ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो देखो पिच कैसी होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, देखो बढ़ती जाती दिख रही है। तो पिच भी टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी, क्यों, क्योंकि यूएक्स इंक्रीज विद टाइम, है ना, क्योंकि यूएक्स भी टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो ये चीज याद रखनी है, बेसिक चीजें हैं, बेसिक भी नहीं है पर याद रखनी है ना, कि इस केस में क्या होगा। हाँ हाँ बोलो।
मैम इसमें सिर्फ पिच इंक्रीज होता है या फिर जो सर्कुलर रूप होता है वाई डायरेक्शन है वो भी इंक्रीज होते चला जाता है? नहीं नहीं नहीं, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना बेटा। तो वाई वाला जो सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर एम वी अपॉन क्यू बी। और उसमें जो हम वेलोसिटी यूज करते हैं वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर वाली, देखो यस मैम। एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। अब जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी यहाँ पर तुम्हारी वी वाई है वो चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब तुम्हारा जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो वही रहेगा, समझ गए, और टाइम पीरियड भी वही रहेगा, टाइम पीरियड भी वही रहेगा। अब पिच की देखो, पिच का फॉर्मूला क्या है, पिच का फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड टी तो वही है, लेकिन जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वो बढ़ गई, उसकी वजह से पिच बढ़ रहा है, टाइम की वजह से पिच नहीं बढ़ा, समझ गए। यस मैम। मैम ये पहला पिच का फॉर्मूला है ना, फर्स्ट पिच का? ये नॉर्मल पिच का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, v cos थीटा इंटू टी। ये cos मैम ये थीटा का मतलब यहाँ पर ये है, ये एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है। मैम ये वही वाला फॉर्मूला है ना, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर 9 हाँ, ये कौन सा, पिच का जो हम लिख रहे हैं? नहीं, पिच का फॉर्मूला होता है बस s इक्वल्स टू यू टी। पिच क्या होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, बस यस मैम, यस मैम। स्पीड इंटू टाइम। अब इसमें स्पीड एक्सेलरेट हो गई, तो फिर v इक्वल्स टू यू प्लस एटीसी निकालो कि किस समय पर आपको वेलोसिटी चाहिए, है ना। इस में इक्वेशन इसका यूज होगा, फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। ओके मैम। और मैम सेकंड पिच निकालनी होगी तो भी इसी को यूज करेंगे? नहीं नहीं, वो आपसे वो पूछेगा वेलोसिटी, मतलब पिच के लिए वेलोसिटी पूछेगा कि इस समय पर पिच बताओ, तो उस समय पर आप वेलोसिटी निकाल लेना, ठीक है। यस मैम। मान लो पूछेगा कि फिफ्थ रिवॉल्यूशन की पिच क्या है, सपोज करो, यू फाइंड द पिच फॉर द फिफ्थ रिवॉल्यूशन। तो फिफ्थ मैम। रिवॉल्यूशन में तुम निकालोगे कि 5 रिवॉल्यूशन का टाइम कितना है, मान लो एक रिवॉल्यूशन का 1 सेकंड आया, 5 रिवॉल्यूशन में कितना समय आया, 5 सेकंड। यस मैम। टाइम पीरियड तो निकाल सकते हो ना, टाइम पीरियड तो चेंज नहीं हो रहा। तो 5 सेकंड के बाद एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो गई, ये निकालो आप, कि 5 सेकंड के बाद एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, कैसे, क्यू ई बाई एम इंटू टी करके, टी की वैल्यू 5 रखोगे आप। यस तो मैम। 5 सेकंड में जो वेलोसिटी आई फिर पिच उसके हिसाब से बनेगी, समझ गए, यस मैम। ऐसे यस चीजें मैम। समझ में आ रही है बच्चों। ये पूछ सकते हैं, ये एडवांस लेवल की चीजें हैं कि फाइंड द पिच फॉर फिफ्थ रिवॉल्यूशन, सिक्स्थ रिवॉल्यूशन, ये कोई नहीं बताता ये चीजें, ये लिख लेना अपने नोटबुक। चलो मैम आगे। फिफ्थ पिच, यस समझ गया। आ गया। फिफ्थ पिच जो हम बोल रहे हैं वो फोर्थ से लेके फिफ्थ तक का है कि स्टार्टिंग से फिफ्थ तक का है? देखो वो तो फिर वो गिवन होगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है ना। अब वो तो पेपर में भाई गिवन बताएंगे कि आपको फिफ्थ पिच आप किसे मान रहे हो, फिफ्थ पिच आप किसे मान रहे हो ये तो मेंशन होगा। मान लो आप टाइम 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 0 से 1 सेकंड में आपका पहला रिवॉल्यूशन होगा, हम्म। फिर 1 से 2 सेकंड में सेकंड, 2 से तीसरे में तीसरा रिवॉल्यूशन, यस हाँ, मैम। फिर 4th से 5th सेकंड में 4th रिवॉल्यूशन होगा। तो यानी वो बोलेंगे कि कैलकुलेट द पिच फॉर द 4th सेकंड। तो 4th सेकंड वाला होगा कि वो 4th से शुरू हुआ है, 4 से 5 सेकंड के बीच में, ठीक है। यस मैम। हाँ, कुछ ऐसे ही वो मेंशन करेंगे आपको, ऐसे नहीं होगा। समझ गया मैम। अब देखो, अब एक क्या होगा कि मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है, मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर है, जो भी मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो गया है। फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स QV भी है और इलेक्ट्रिक फोर्स QE है। बताओ, अगर एक चार्ज पार्टिकल है भाई, उस पे तुम्हारा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है, तो क्या होगा चार्ज पार्टिकल पे, चार्ज क्या होगा, अगर दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा मैम, क्या ही होगा, हाँ।
सब चुप हो गए, कोई नहीं बता रहा। भाई किसी भी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स बराबर है तो क्या होगा? वन पार्टिकल मूव करेगा। मूव करेगा, मूव तो करेगा ही, वो जिस वेलोसिटी से आया है उसी वेलोसिटी से। ये सब तो स्ट्रेट लाइन में चलता चलेगा। देखो ऐसे समझो, यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है कि चार्ज पार्टिकल भी मान लो यहाँ से ड्रॉप करते हैं क्यू, ठीक है, यहाँ बी वेलोसिटी से ऐसे है। इस पर मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करनी है तो कैसे करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बनानी पड़ेगी, है ना। यस मैम। और ऐसे बनाओ कि इस पर फोर्स जैसे यहाँ पर लग रहा है, इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगेगा ना, एफ इलेक्ट्रिक। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में ऐसे है, सपोज करो मैं फोर्स ऐसे बनाती हूँ कि ऊपर आए, वेलोसिटी नीचे, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एफ इक्वल्स टू वी क्रॉस बी। तो फोर्स मेरे को चाहिए माइनस जे कैप में, के इंटू आई, के कैप में वेलोसिटी और आई कैप में मैग्नेटिक फील्ड। नहीं वेलोसिटी हमने उसमें रख दी ना, माइनस वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी हमने माइनस जे में रख दी, ठीक है, और माइनस जे कैप में। और जो फोर्स है वो ऊपर आना चाहिए, पर वो आएगा क्या? फोर्स मुझे आई कैप, मुझे फोर्स चाहिए प्लस जे में, पर ऐसे नहीं आएगा ना इसमें, यस मैम। क्योंकि सेम में नहीं आता, ये वाला नहीं बनेगा एग्जाम्पल। सपोज करो अभी वो एग्जाम्पल नहीं आ रहा, दोनों बराबर लग रहे हैं, तो अगर बराबर लगेंगे तो तुम्हारा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होना चाहिए? देखो V क्रॉस B। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को V क्रॉस B लगाना है। तो मान लो तुम्हारी वेलोसिटी बेटा आई डायरेक्शन में है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आई डायरेक्शन में है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगा दें हम? ए कैप में लगा दें, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगी? आई क्रॉस के क्या हो गया? आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे का। आई जे, जे के आई होता है, ये माइनस जे क्या, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा देती हूँ अपना डाउनवर्ड, ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो इस चार्ज पार्टिकल पे अब ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कहाँ लगाएगी? वेलोसिटी आई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकालो, डायरेक्शन निकालो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पर अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, एफ ई इधर होगा, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगाएगी? वेलोसिटी यानी अपनी उंगलियां एक्स डायरेक्शन में रखो, ये अंदर, हम ऊपर की तरफ आ गया कि नहीं आ गया? एफ एम, देखो वेलोसिटी आई डायरेक्शन में है ना, आई कैप, वी को आई डायरेक्शन में रखो, अपनी उंगलियों को, चारों उंगलियां एक्स एक्सिस में, और तुम्हारी जो ये इनसाइड जाएगी, हम जो है आउटवर्ड आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा ऊपर की तरफ आया कि नहीं आया? देखो इस तरीके से है, ये चार्ज पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। अब बताओ इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स कहाँ लग रही है? मैम डाउनवर्ड लग रही है। नहीं नहीं, आउटवर्ड कैसे? मैम वेलोसिटी को आई कैप में रखा। ये है, ये ऐसे डाउनवर्ड आ रही है, यस मैम। यस मैम, माइनस जे कैप आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आएगा ना माइनस जे कैप, फोर्स की वेलोसिटी हमने कहा रखी आउटवर्ड है ना, प्लस के कैप में। यस मैम। के कैप यानी आउटवर्ड वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स से नीचे आ गया, मैग्नेटिक फोर्स, हाँ। और अगर मैं वेलोसिटी की अगर इसको इनसाइड रख दे तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट कर दूं तो मैम अपवर्ड आएगा, अपवर्ड आएगा। ठीक है, अब मैंने इन्वर्ट कर दिया, तो अब तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आ रहा होगा, तो ये क्या बनेगा? आई क्रॉस माइनस के, यस मैम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में ही लगेगा,
मान लो मैंने ये माना उस डायरेक्शन। अब ये केस हो गया जहाँ पे एफ इलेक्ट्रिक किसके बराबर आया है, एफ मैग्नेटिक के। ये वो केस है। अब इस चार्ज पार्टिकल की ना तो वेलोसिटी चेंज होगी ना मोशन चेंज होगा, ठीक है। अब कुछ चेंज नहीं होगा इस चार्ज पार्टिकल का। ये कब होगा, E इक्वल टू V क्रॉस B पे, इसी को बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, इफ टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स कितना हो गया उस पार्टिकल पे, 0 हो गया। एंड पार्टिकल पास थ्रू द रीजन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, पार्टिकल बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना मैग्नीट्यूड चेंज करिए, जैसा आया था वैसा का वैसा चुपचाप चला जाएगा। समझ गए, ये यही समझाया था मैंने यहाँ पे, ना तो वेलोसिटी चेंज होगी ना डायरेक्शन चेंज होगी। समझ गए, तो ये कब होगा, ये जब होगा जब QEB के बराबर होगा, बस इतना याद। डायरेक्शन वगैरह वो पेपर में अपने आप एनालाइज करके दे देंगे, हमारा काम आंसर निकालना है, हमने सीख लिया। चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो। करो। मैम कैलकुलेशन है। आप करो कैलकुलेशन। वही पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज है इसके पास, मास दिया हुआ है, रेडियस है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन ए uniform electric field is switched on so that particles start moving along tangent with uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ पार्टिकल यहाँ से टेंजेंट मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाई है तुमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगी, अभी पढ़ते हैं अपने, VB के बराबर। यस मैम। भाई चार्ज पार्टिकल अगर वेलोसिटी भी चेंज नहीं कर रहा अपनी, और पाथ भी उसका चेंज नहीं हो रहा, पहले तो सर्कुलर मोशन था और अब स्ट्रेट लाइन हो गया, तो यही तो मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लिखी है कि QE QVB के बराबर हो जाता है, ना चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है ना डायरेक्शन। तो ये केस है वो, E इक्वल्स टू VB के बराबर होना चाहिए। तो यानी आपके पास आपको वेलोसिटी निकालनी है और मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन ही है 0.1 टेस्ट का, वेलोसिटी निकालो भाई कि वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से घूम रहा था, कैसे निकालनी है, R इक्वल्स टू अपॉन QB से निकाल लो। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 1 आ रही है। ये बस ये करना था। चार्ज है तुम्हारे पास 10 माइक्रोग्राम, रेडियस कितनी है
10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 से माइनस, मास कितना दे रखा है भाई, 1 माइक्रोग्राम। ये -6 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये तो कट है। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 10 10 इंटू 100 इंटू 10⁻³ तो ये तो 0.1 आई, आर की वैल्यू 0.1 आई भाई, हाँ कि नहीं? Yes, ma'am. v की वैल्यू ना हाँ मैम, ये v है ना 0.1। हाँ सॉरी, वेलोसिटी करेक्ट, वेलोसिटी की वैल्यू 0.1 आ रही है ना, राइट। v भी कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 0.1। मास को हमने 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू -6 0.1 है, 10 सेंटीमीटर, रेडियस को मैंने 10 इंटू 10⁻² रखा अपॉन मास, मास को ग्राम, 100 इंटू 10⁻³ भाई वेलोसिटी तो 0.1 आई। अब मैं यहाँ पर 0.1 इंटू 0 करती तो 0.01 आ गया ना, है ना। ये कहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैं, करा तो वही है, कहीं पे कैलकुलेशन है। सही किया है आई थिंक, है ना, यही आ रहा है ना कैलकुलेशन से। सो जाओ तुम क्लास में, Yes, ma'am. यही आ रहा है ना बेटा सबका। No, ma'am. यस मैम, नो मैम, पता नहीं क्या कह रहे हो भाई, वेलोसिटी निकालनी है, मैम रेडियस से इलेक्ट्रिक हाँ से फाइन करनी है यहाँ पे तो। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाउंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जो कि v इंटू बी के बराबर है तुम्हारे इस वाले इक्वेशन से, q इक्वल्स टू qvb। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, यानी वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी निकालनी है तो रेडियस वाले फॉर्मूले से निकालोगे mv अपॉन qb से, तो वेलोसिटी क्या हो गई, r qb r अपॉन m। चार्ज भी है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड भी है आपके पास, मैम रेडियस भी है। मैम जब वेलोसिटी को उस e इज इक्वल्स टू vb में फिल करेंगे तो b का स्क्वायर नहीं आएगा, q b स्क्वायर r बाय m। मैम मास वो तो माइक्रोग्राम में दिया है मैम। माइक्रोग्राम में है ना मास, माइक्रोग्राम, यस वहीं पे एरर होता था, करेक्ट, ये माइक्रोग्राम है ना, तो माइक्रो उसके बाद ग्राम का 10 इंटू -3 तो लगेगा, है ना, ये रह गया ना, माइक्रो का 10 इंटू -6, ग्राम का किलोग्राम के लिए क्या लगाओगे, 10⁻³ अब ठीक है, -3 फिर ये ऊपर जाएगा ना +3, तो ये तुम्हारा यहाँ कैंसिल हो गया, अब आया तुम्हारा 100 वोट, ऑप्शन नंबर डी। हाँ ये एरर था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी। मैम v 100 आया है तो उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.1 से। Ma'am, 10.0 है। हाँ ये तो एक सेकेंड, वेलोसिटी आई है वेलोसिटी 100 आ गई, हाँ वेलोसिटी 100 आई है, फिर 100 को 0.1 से करोगे, करेक्ट, वेलोसिटी 100 आई और इसको फिर 0.1 से करेंगे तो कितना आया, 10 वोल्ट पर मीटर आ गया, यस मैम। ऑप्शन नंबर सी आया। तो यही छोटी छोटी एरर हो जाती है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है ना, कॉन्सेप्ट आते हुए भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन एरर। ऑप्शन नंबर देखो, ये बी स्क्वायर वगैरह ये सब बात तुमने वहां से देख लिया, हमने जैसे किया है वो भी ठीक है, हमने पहले वेलोसिटी निकाल ली, उस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ रख दी, क्या गड़बड़ हो गई फिर, एक ही बात है।
ठीक है। फिर आता है, देखो अगर मान लो आपकी बात तुमने चार्ज पार्टिकल रखा था मैग्नेटिक फील्ड में, अब किसको रख देते हो मैग्नेटिक फील्ड में? अगर पूरी वायर को, ठीक है। मान लो आपके पास एक ये कंप्लीट चार्ज वायर है, इस चार्ज वायर को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। सपोज मैग्नेटिक फील्ड बी है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उठा के रख दिया आपने। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? लगाएगी ना। क्यों लगाएगी? क्योंकि भाई अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके पास कुछ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री चार्ज पर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है, कितना? sin थीटा। तो इस पर भी फोर्स लगेगा भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर पे। करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितना लगता है? देखो ILB sin थीटा, ये याद रखना। तो इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड? बेटा ILB sin थीटा फोर्स एक्सर्ट करेगी। क्लियर है? कैसे करेगी? अब देखो इसमें तुम्हारा जहां करंट की डायरेक्शन होती है, इसको आप ऐसे लिखोगे मैम IL क्रॉस B, ऐसे लिखोगे। अब कहोगे इसका मैम F का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, आपके जहां पर करंट की डायरेक्शन होते हैं उसी डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन लेते हैं? उसी डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन लेते हैं? L वेक्टर, ठीक है। जो L लेना है ना, ये L क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो कह दोगे मैम पता है इनवर्स है। L की डायरेक्शन क्या लें? तो L की डायरेक्शन क्या है? L की डायरेक्शन कौन सी है बेटा? करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में लेनी है। तो अगर करंट ऊपर है तो एल कहाँ हो जाएगा? अगर करंट ऊपर है तो लेंथ कहाँ हो जाएगी? ऊपर। अगर करंट डाउनवर्ड्स है तो तुम्हारा एल भी कहाँ हो जाएगा? डाउनवर्ड्स, ठीक है, समझ गए? तो अब देखो एल क्रॉस भी कर लोगे, करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रखो, चारों रख दी, करंट की डायरेक्शन में चारों उंगलियां। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो हथेली कहाँ होनी चाहिए बेटा? जल्दी बोलो, बताओ भाई। जैसे ये बोल लॉ करा था, क्रॉस बी था, यहाँ पर एल क्रॉस बी है। जैसा वी क्रॉस बी था ऐसा ही एल क्रॉस बी है, समझो। तो एल की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पाम रखनी है बस। और थंब क्या देगा? फोर्स, बस। थंब क्या देगा? यहाँ पर बताओ इस पार्टिकल पे फोर्स, इस लाइन वायर पे फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रखो, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो फोर्स इधर रखो। सॉरी, मैंने उल्टे से लगा दिया, उल्टे लेफ्ट हैंड यूज कर दिया, राइट में आएगा। ऐसे लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, राइट? सही है ना? राइट हैंड से लगाना है, याद रखना, राइट यूज करना है। ये लग गया मैग्नेटिक फोर्स, कितना लगेगा? ILB sin थीटा, ठीक है। बोलो तो लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में कितना एंगल बनेगा भाई? 90 डिग्री बनेगा। तो ILB sin, क्लियर है? Yes, ma'am. अब मान लो कोई इस तरीके की वायर है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। तो देखो अभी ये जिगजैग लाइन है, तुम क्या यूज कर सकते हो? तुम लेंथ इफेक्टिव ले सकते हो कि इफेक्टिव लेंथ कितनी है, ठीक है। अगर आपके पास L इफेक्टिव है, मान लो ये बोलते हैं कि ए भी जो है 2L, तो आपको L इफेक्टिव लेना है। तो यानी F कैसे निकालोगे? इस वायर पे F नेट हो जाएगा तुम्हारा I लेंथ का इफेक्टिव क्रॉस इनटू मैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ इफेक्टिव जैसे मैंने बोला 2L है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इस वायर पे F नेट हो जाएगा, ठीक है। मान लो अगर आपको ऐसे सर्कुलर ऐसे वायर दे दी, ये वायर 3 मीटर है, ये वायर 2 मीटर की है, सपोज करो। अब बोल रहे हैं कि फोर्स अब इस वायर पे लगने वाली फोर्स निकालो। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है बी, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? आप इसको पता है कि इस वायर का नेट रिजल्टेंट ये आएगा, कितना आया? ये 4 आ जाएगा, 9 4 4 जा 16, 25 आ गया, तो 5 बनेगा क्या?
इसको 4 दे। सही है, ये 5 आ गई ना लेंथ। यस हेलो Yes, भाई, ma'am. ये Yes, ma'am. यस मैम क्वेश्चन Yes, मैं ma'am. तुमसे बोलूंगी बेटा, ये वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, एक वायर 3 मीटर की है, एक वायर 4 मीटर की है, मैग्नेटिक फील्ड निकालो, कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ। तो तुम 3 फेरम निकालोगे, 4 फेरम निकालोगे, तुम्हें पता है एल इफेक्टिव ले सकते हैं। यानी ये लेंथ कितनी हो गई, 5 हो गई ना। हाइपोटेन्यूज से निकाल लो, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 25, 5 आ गया। तो यहाँ से तुम कहोगे मैम इस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आई, जो इस वायर में करंट है। भाई करंट के बिना फोर्स नहीं होगा, याद रखो। ठीक है, लेंथ कितनी है आप कहोगे मैम 5, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 20, ये फोर्स आ गया, ये फोर्स आ गया 1 सेकंड में। तो लेंथ इफेक्टिव ले सकते हैं, ये याद रखना। अब एक बात बताओ, अगर सर्कुलर रिंग रख दी, ये सर्कुलर रिंग है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, बताओ इस पर कितना फोर्स लगेगा, एफ नेट निकालो इस पर। मैम 0। हाँ क्यों? मैम सभी डायरेक्शन में पुल या पुश होगा, जिसकी वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, देखो एफ नेट यानी मैंने अभी बोला था आई लेंथ इफेक्टिव क्रॉस डी। अब इसका लेंथ इफेक्टिव कितना है 0, ये तो पूरा सर्कुलर मोशन है, पूरा सर्कल है ये, इसमें लेंथ इफेक्टिव 0 है। तो लेंथ इफेक्टिव आप लिखोगे कि इसका लेंथ इफेक्टिव 0 है, तो एफ नेट कितना आ गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्लोज लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो कितना एफ नेट आएगा 0। ठीक है, आप देखो ये वाला क्वेश्चन Yes, कैसे, ma'am. इस वाले क्वेश्चन का हिंट दो थोड़ा सा। ये कह रहा है जो बीच वाली वायर है ना, बीच वाली ये जो वायर है, इस पर कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। निकाल सकते हो? यस मैम। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, निकाल तो जरूर सकते हैं, अगली क्लास में देखेंगे। देखो क्या होगा, ये जो वायर, ये जो साइड वाली वायर है 1, ये जो एक वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। जैसे इसका करंट ऊपर है तो ये इस डायरेक्शन में कैसा फोर्स निकाले, इस डायरेक्शन में फील्ड निकालेगी आउटवर्ड। राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में उंगली रखो, चारों फिंगर्स को रोटेट करो, तो कैसा आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड थंब रूल, यस मैम, आउटवर्ड आ थंब रूल से। अच्छा आप देखो, जो ये तुम्हारी जो सेकंड वायर है, इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट आ रही है। यस मैम। तो आप देखो तुम्हारे इस वायर पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, यानी ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इस पर, इस वायर पर फोर्स लगाएंगी। तो देखो ये मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी B1 है, ये मैग्नेटिक फील्ड B1 की वजह से फोर्स की डायरेक्शन निकालो, लगाओ राइट हैंड पाम रूल, फोर्स की डायरेक्शन, करंट डाउनवर्ड है इसमें, तो करंट नीचे, अपनी चारों उंगलियां नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड B1 आउटवर्ड है, आउटवर्ड। थंब कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आया, F1 इधर आ रहा है, F2 इधर आ रहा होगा। देखो F2 किसकी वजह से है, जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड वाला देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इसकी डायरेक्शन नीचे, फोर्स राइट डायरेक्शन में, F2 F1 आ गए ना। तो यस इस मैम। वायर पे F निकाल दोगे आप, F1 माइनस F2। ये कैसे करेंगे इसको एक बार मंडे में चेक करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन एक बार देख लेना, सारे लोग मंडे को इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके मैम इसमें जो वायर की लेंथ लेंगे, वो जो रॉड्स है उनकी लेंथ लेंगे। कहाँ पे लेनी है लेंथ, इसकी लेंथ की बात कर रहे हो? मैम जैसे जो ये 20 एम्पेयर एंड 10 एम्पेयर एंड 30 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, इनकी लेंथ लेनी होगी। हाँ तो कहाँ पे, इनकी फोर्स फॉर्मूले निकालने बताओ। के लिए। ILP, यस मैम। हाँ जो F इक्वल्स टू ILP वाला L है, उसमें तो वही लेंथ आएगी जिस पर आप फोर्स निकाल रहे हैं। तो सेकंड वाली जो बीच वाली वायर है उसकी लेंथ लेंगे। ठीक है, इसमें लेंथ गिवन है, तो यूनिट लेंथ निकालेंगे।
पर यूनिट लेंथ नहीं। तो फिर अगर लेंथ गिवन नहीं है, फोर्स ने दिया हुआ है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर Yes. लेंथ दी हुई है, Yes, गिवन है, ma'am. ठीक है। अगर नहीं गिवन होती तो फिर फोर्स पर यूनिट लेंथ आती है। तो जो बेटा F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा वाला फॉर्मूला है, इसमें लेंथ है ये उसी वायर की लेंथ है जिस पर आप फोर्स निकालेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. ओके बेटा, बाय एवरीवन। बाय किसी को और डाउट है? बाय। किसी को और डाउट है? यस मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन था पुली वाला, मैंने ग्रुप में भेजा था लेकिन वो मुझसे हो नहीं रहा, काफी ट्राई किया मैंने। कौन सा पुली वाला? मैम ग्रुप में भेजा हुआ है फिजिक्स का, कल ही भेजा है शायद। ग्रुप में? यस मैम, फिजिक्स के डाउट वाले ग्रुप में। फिजिक्स के डाउट पे तो डाउट ही बहुत आ रहे हैं। मैम मैं अभी ओपन करके दोबारा पॉइंट आउट कर रहा हूँ। हाँ, करो। मैम कर दिया। What is the largest mass of C in kg that can be suspended without moving block A and B? आप ब्लॉक A and B को मूव नहीं कराना, इसमें तुम्हें टेंशन लेनी पड़ेगी। A and B मूव नहीं कर रहे, सबको में लगा दो। मैम मैंने लगाया था, फ्रिक्शन भी है, तो मैम जब नीचे वाले ब्लॉक की फ्रिक्शन की बात करेंगे तो हम ऊपर वाले दोनों ब्लॉक का मास कंसीडर करेंगे। देन आफ्टर जब हम ऊपर वाली ब्लॉक की बात करेंगे तो उसी का मास कंसीडर करेंगे। तो नीचे वाले पे मैम 360 आ रहा था, बी जो होल ब्लॉक। यस मैम, फ्रिक्शन गिवन है इसमें। हाँ, 0.3 गिवन है, दोनों ब्लॉक ए बी के बीच में भी, ग्राउंड और बी के बीच में भी। यस मैम, तो मैम हाँ। जो ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगेगा वो ए बी के दोनों की मास की वजह से लगेगा, वो मैम 360 आ रहा था। और ए की वजह से जो बी पे लगेगा वो 150 आ रहा था। हाँ, देन मैम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, टेंशन कैसे लेंगे, वो नहीं समझ में आया। देखो बी ब्लॉक भी मूव नहीं करना चाहिए, है ना, ये कह रहा है विदाउट मूविंग ब्लॉक ए एंड बी। यस मैम। तो ब्लॉक बी को मूव मत कराओ, बट ये देखो कि अगर ये फोर्स इतनी ब्लॉक बी मूव नहीं करेगा तो ए भी मूव नहीं करेगा। यस मैम। रिलेटिव मोशन ही नहीं रहेगी ना भाई। ए Yes, और बी ma'am. के बीच में फ्रिक्शन तो तब आएगा जब कोई एक जन मूव करेगा। अगर बी Yes, का ma'am. मोशन तुम तो बी के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करो क्वेश्चन। बी मूव करेगा तभी ए मूव करेगा, अदरवाइज मूव ही नहीं करेगा सिस्टम, है ना। लेकिन तो मैम ऑप्शंस में मार्क्स गिवन है सी के लिए। क्या गिवन है? मैम 120, 92, 81। हाँ, तो आंसर तो आएगा तभी ना। ये तो सी का मास दिया हुआ है ना बेटा, कि सी मैम का वही कौन- मैम। हाँ, ये तो सी का मास दिया हुआ है। तुम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो कि फ्रिक्शन बस बी और ग्राउंड के बीच में है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, ठीक है। मैम निकाल लिया, 360 आ रहा है। अच्छा, इस केस में मैक्सिमम 360 है। यस मैम, अगर बेटा 360 आ रहा है। 360 न्यूटन है तो टेंशन इससे ज्यादा होनी चाहिए, 360 है ना। यस मैम। तो यहाँ से तुम्हारा टेंशन जो है 360 के बराबर ही आनी चाहिए। तो मैम टेंशन कौन सी वाली स्ट्रिंग में लेंगे, जो ए से कनेक्टेड है या फिर जो बी से कनेक्टेड है? देखो दोनों आएगा, नेट फोर्स निकालोगे बी पे नेट टेंशन का फोर्स निकालना है ना। जो सी वाली है वो टेंशन तो mg के बराबर हो गई सीधे सीधे। यस मैम। सी वाली जो टेंशन है वो तो mg के बराबर हो जाएगी। अब जो दूसरी तरफ लग रही है टेंशन, ये कितना है यहाँ पे टेंशन T। ये अगर टेंशन टी है पर T/2 हो जाएगी। तो मैम ये T/2 जो होगा वो mg के लिए T/2 होगा कि फ्रिक्शन को भी कंसीडर करेंगे इसमें? ये टी माना है तो ये T/2, ये T/2। देखो इसलिए ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को फिर अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ए ब्लॉक पे भी टेंशन है। अगर उस टेंशन ने ए को मूव करा दिया
सुनो, अगर उस वाली टेंशन है जो ए पे लग रही है, Yes, उसने ma'am. अगर ए को अपनी तरफ मूव करा दिया यस मैम। तो फिर रिलेटिव मोशन आ जाएगा। दोनों पे कंसीडर करना पड़ेगा इसमें। तो एक मैम का दोनों की मैंने FBD भी बनाया था, फ्री बॉडी डायग्राम, बस मेरे को हाँ। टेंशन का नहीं समझ में आ रहा कि टेंशन का कैसे ले रहे हैं। फिर तुमने बना तो दिया। पी पे देखो कौन सी टेंशन लग रही है। पी पे एक तो वो सी वाली टेंशन टी लगेगी, और एक ये जहां से तुमने T/2 वाली लगाई है, एक ये वाली टेंशन टी हो गई। तो मैम T + T/2 हो जाएगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी ना, ब्लॉक के अपोजिट लगती है टेंशन डायरेक्शन में, ठीक है, मास Yes, के ma'am. अपोजिट लगेगी डायरेक्शन। अब Yes, ऐसे ma'am. ए वाली लगेगी तो ए पे कितना हो जाएगा, अगर ये तुमने T/2 लिया है तो वो भी T/2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ए पे भी टेंशन टी लगेगी, ठीक है। तो जो ए की टेंशन टी है ना, ये कौन सी किसके बराबर होनी चाहिए, फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए या फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए, समझ गए। यस मैम। जो ए पे टी टेंशन आ रही है ये किसके बराबर हो जाएगी, ए और बी ब्लॉक के फ्रिक्शन के बराबर। हाँ मैम वो 150 है। 150 आ रहा है वो। यस मैम, क्योंकि हाँ देखो बी ब्लॉक पे एक तो 150 वाला फोर्स हो गया लग रहा है, Yes, जो ma'am. की टेंशन है ना, बस तो बी ब्लॉक पे टेंशन है, फ्रिक्शन है, और तुम्हें ये mg वाली टेंशन निकाल ली जो mg टी के बराबर है, आ जाएगा। ठीक है मैम, एक ब्लॉक बी पे हम लेंगे ये 150 वाला जो फ्रिक्शन की वजह से है, टेंशन वाला, और T/2 को क्या पुट करेंगे। T/2 तो टी हो गया ना तुम्हारा, जो ए से वैल्यू निकाली है तुमने। वो हाँ समझे, देखो ए ब्लॉक पे तुम्हारा T/2 करके टी टेंशन लग रहा है, वो टेंशन 150 के बराबर है, अभी तुम बता रहे हो, ठीक है। यस मैम, इसका क्योंकि मतलब मास बी ब्लॉक पे जो साइड में जो पुली है वो 150 न्यूटन की टेंशन का फोर्स एक्सर्ट कर रही है यस ना। मैम। हाँ एक फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट। अब फ्रिक्शन की ma'am. डायरेक्शन देखो कैसे बनानी है। ये कह रहा है कि ये मास साइड नहीं करना चाहिए बी वाला इधर की तरफ, इसकी वजह से the largest mass is suspended static with this block हाँ ब्लॉक होना ही नहीं चाहिए ना, मूव ही नहीं करना चाहिए, रिलेटिव मोशन है ही नहीं कुछ। तो जो ये टेंशन टी है 150 न्यूटन आई है ना तुम्हारी। यस मैम, क्योंकि मैम मास ए का 50 kg गिवन है, मैंने 50 को हाँ। 0.3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 आ गया। तो फिर तो ये तुम्हारा भाई 150 के बराबर ही आ जाना चाहिए था। फिर मैम मास को कैसे करेंगे। चलो एक बार मैं इसको सॉल्व करके भेजूंगी, है ना, ऐसे तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, मैं ही सॉल्व करके भेजूंगी कल में, ठीक है। यस मैम, आप मेरे को बता दीजिएगा। मैं सॉल्व ही कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम।